आजकल किताब पढ़ना ज़रा मुश्किल हो गया है। रील्स के चक्कर में लोग किताबों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, चाहे भी तो पढ़ नहीं पाते हैं, अटेंशन स्पैन इतना कम है। और इसी बारे में बात करने के लिए इन द एज ऑफ रील्स किताबों का क्या महत्व है, कैसे पढ़ें, क्या करें, ये बताने के लिए जो शख्सियत अब यहाँ पर आ रही है, ये किसी तारुफ के मोहताज है नहीं। एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जिन्होंने, मैं कहूँगा कि पैराडाइम शिफ्ट किया है। वो बच्चे जो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर सिर्फ डांस गाने ये सब देख रहे थे, वो इनकी बदौलत आज पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, देश के बारे में, दुनिया के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके का जर्नलिज्म है, टू द पॉइंट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अमंग्स अस मिस्टर सौरभ द्विवेदी। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर सौरभ द्विवेदी। He is currently the senior editor at India Today and of course the founder and editor of Lallan Top। और ये वो प्लेटफॉर्म है जो रेवोल्यूशनरी है फॉर श्योर। इंडिया टुडे ज्वाइन करने से पहले सौरभ साहब ने स्टार न्यूज़, आज तक, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, इन सब जगह पर अपना जलवा दिखाया है, अपना टैलेंट दिखाया है। एंड यही कारण है कि 2019 में बेस्ट एंकर ऑन डिजिटल न्यूज़ चैनल का अवार्ड उन्हें मिला, ENBA अवार्ड। एंड ये मिला उन्हें पॉलिटिकल किस्से इन 2017 पॉलिटिकल किस्से के लिए। और जितनी तारीफ की जाए उतना कम, और इनका तारुफ यानी कि सूरज को दिया दिखाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के बीच स्वागत करेंगे सौरभ द्विवेदी साहब का। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। के साथ दोस्ती करते हुए मोहब्बत में मुब्तला होना चाहिए था, या फिर आपकी अंतड़ियों को कबाब पचाने में व्यस्त होना चाहिए था, या हो सकता है कि किसी गजल के दुरुस्त रदीफ काफिये आपके स्वरों में अपनी अर्थवत्ता पा रहे होते, तब किन्हीं प्रचारों और किन्हीं ब्लैक मिरर के चलते आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो मेरी सहानुभूति है आप लोगों के साथ। जोक्स अपार्ट, हिंदी के महान कवि अक्सर ये बात कहते हैं कि यदि कोई आपको सुन रहा है तो इसमें आपके बोलने का बड़प्पन नहीं है। बोलने वाले बहुत हैं दुनिया में। यकीन ना हो तो आप जियो, एयरटेल वगैरह वगैरह के जो सेल्स मैनेजर हैं उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि लगातार टॉक टाइम सस्ता हो रहा है, क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है, सुनने वाले बहुत कम बचे हैं। इन सब के बावजूद आप सुनने आ रहे हैं, ये आपकी महानता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दाईं तरफ लोग खड़े हैं, आप थोड़ा इधर अगर आप लोग बैठ जाएंगे, तो है क्या कि मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है भाई साहब, तो ध्यान भंग हो जाता है। बैठ जाओ गुरु, एक तो लंच नहीं किया, भूख वैसे ही लगी है नहीं? अरे भाई साहब, जिसको पीछे कुर्सी ना मिल रही हो, आगे वीवीआईपी सीटें रखी हैं। वीवीआईपी सीटों पे कब्जा करना पड़ता है, प्रोटोकॉल बहुत है। बाकी नौजवान दाएं बाएं देख लें, यदि कोई बुजुर्ग नज़र आ रहा हो तो उनको कुर्सी दे दें। हालांकि इस सलाह पर अमल कम होता है, क्योंकि जिनको भी लगता है कि उनको बुजुर्ग पुकार दिया जाएगा, वो खुद ही दाएं बाएं हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और कुर्सी छोड़ के। मैं देवियों और सज्जनों कोई भाषण याद करके नहीं आया हूँ। यहाँ आने के पहले मैं इस विषय के बारे में सोच रहा था, जो कि अंग्रेज़ी में है, थैंक यू देवी जी, रीडिंग इन द एज ऑफ रील्स। और जब मैं इस विषय के बारे में सोच रहा था, तब मैं रील्स देख रहा था। ये सोचने और देखने के बाद हमको लगा कि कितना झूठा लगेगा वहाँ स्टेज पे जाके ये बोलना कि रील बिल्कुल मत देखो, रील देखना पाप है, नदी किनारे पार्क है, पार्क की हो रही जांच है, जांच के नतीजों का इंतज़ार है, क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है। हैं तो सांप भी, लेकिन सांप को पकड़ना वन्य जीव कानून के तहत पाप है, द ओरिजिनल सिन। तो रील है तो मैं भी देखता हूँ, झूठ क्या ही बोलूँ आपसे।
कोशिश करता हूँ कि कम देखूँ, ब्रेक ले लेके देखूँ, और रीलों में जो दिखाया जा रहा है उसको फिर रियल में खोजूं। जैसे रीलों में बड़े अच्छे अच्छे गाने दिखाई देते हैं, गाने बड़ी अच्छी चीज़ हैं। ये इतनी अच्छी चीज़ है कि तमाम न्यूरो साइंटिस्ट ने बरसों इस पर गुजार दिए कि न्यूरॉन्स का डिज़ाइन और सर्किट कैसा है कि इसको लय याद रहती है। न्यूरो साइंटिस्ट ने ये खोज अभी की, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे और आपके पूर्वजों को ये चीज़ें 4-5 हज़ार बरस पहले भी पता थी। परमाणु बम नहीं पता था, जो बात है सो बात है। परमाणु नाम का विचार पता था, पुष्पक विमान ग्रंथों में है, महाकाव्यों में है, लेकिन उन्हें ये पता था कि मन लय में रमता है। इसीलिए यदि कभी आप फुर्सत पाएं रीलों से, रियल दुनिया में दाखिल हों और वेदों की ऋचाएं पढ़ें, या किसी मनीषी किसी विभूति के पास बैठें और उनसे ये समझें कि वेदों में संगीत की व्यवस्था कैसी है, या कभी आप किसी गुरुकुल में वेद का पाठ करते हुए लड़के लड़कियों को सुने, तब आपको ये समझ में आएगा कि स्मृति और लय का क्या संबंध है। पर ये बात बड़ी जटिल हो गई है और शनिवार की दोपहर को बातें आसान रहें तो बेहतर है। तो ऐसे यूं कहते हैं कि क्यों हमें ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी खा लो बेटा मूंगफली। ये राइम क्यों याद है? उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो। मीटर बैठ रहा है, संगीत की समझ रखने वाले पकड़ लेंगे इसको। या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, सम पे बैठ रहा, लय है। रील में बड़ी लय होती है, जो भले लोग हैं वो और जो छपरी टाइप के हैं वो भी 4-6 फोटो उठाते हैं, उसमें बढ़िया एक ट्रेंडिंग म्यूजिक डालते हैं और उसके बाद उस विराट आकांक्षा के वशीभूत हो जाते हैं जो उन्हें लगता है कि मोक्ष के दरवाजे पर ले जाएगी, और दरवाजे पर नेम प्लेट की जगह लिखा होगा वायरल कंटेंट। स्लैम बुक हुआ करती थी पहले, पता नहीं आप लोगों के, आप नौजवान दोस्तों के ज़माने में है कि नहीं। हम लोगों के ज़माने में नई नई आई थी और हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो कुछ देर से आई थी। ज्ञान की रोशनी तो भले ही समय से आ जाए, पर फैशन देर से पहुंचता है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में। और हमको लगता था कि ये कितनी सुंदर चीज़ है, इसमें हमें अपनी सबसे पोशीदा बातें लिखनी हैं, जैसे कि ये कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि असल में जो हम बनना चाहते हैं वो हम कभी कह नहीं पाते थे। मैं जब छोटा था तब बड़ा लालच रखता था मुझे कि बड़ा होऊंगा तो क्या होगा, और मैंने कुछ लक्ष्य तय कर रखे थे कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो भरपेट तो मैगी खाऊंगा, कोई रोक के दिखा दे। मिठाइयों में सिर्फ एल्पेनलीबे लूंगा 5 से 6। भोजन के बाद स्वाद टॉफ़ी खाऊंगा, जेब में मेरे हमेशा पॉपिंस रहेगी। इतने पैसे कोई और कमाएगा जिसे मैं खर्च करूंगा कि एसएल वर्ड से कभी निकलने की ज़रूरत ना पड़े। तब मैं बड़ा होना चाहता था और मुझे लगता था कि बड़े होने का मतलब और बेफिक्र होना है खूब सारी शक्तियों के साथ। जब बड़े हुए तो मेरी एक दार्शनिक से मुलाकात हुई। आधार कार्ड पे चेक किया तो भाई साहब का नाम पीटर पार्कर था। दुनिया उनको स्पाइडरमैन के नाम से जानती है। उन्होंने एक बड़ा ज़रूरी वाक्य बताया कि महान ताकत के साथ महान जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत सारी ताकत के साथ। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने इसको यूं पढ़ा कि जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम्हारे कंधे पर एक जुआ रख दिया जाता है जिसका नाम नौकरी या रोज़गार होता है, और उसके बाद तुम एक गणित में फंस जाते हो, भले ही तुमने 10वीं के बाद गणित पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, और हर वक्त तुम उस जोड़ गुणा में लगे रह जाते हो कि इतना कमा लिया तो इतना बुक कर दिया, कार ये वाली ले ली तो ये वाली लेनी है, ईएमआई इतनी है, मोबाइल इतने पैसे का है, सब जगह एक प्राइस टैग और एक बहुत सारी रेस। तो फिर लगा बड़े होकर कि छोटे होने में ही ठीक था, क्योंकि तब बड़े होने के ख्वाब थे और ख्वाब में मैनूवरिंग की गुंजाइश बहुत थी। रील की दुनिया हमें ऐसे ही ख्वाब दिखाती है। जब छोटे थे तब अप्सराओं की कहानियां पढ़ी थी,
और बताया गया था कि तपस्या भंग करने के लिए इंद्र को बड़ी साजिशों की ज़रूरत पड़ती है, और उन साजिशों के आखिरी में एक बहुत सुंदर सा प्रलोभन आता है। पर हम उस ज़माने में हैं जब सेकेंडों में माप होती है, सब कुछ तुरंत फुरत चाहिए, और इसलिए रील भी बहुत तुरंत फुरत के प्रलोभन देती है। हमारी एक दोस्त हैं, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, अमेरिका में रहती हैं, न्यूयॉर्क में वैज्ञानिक हैं। हमने उनसे पूछा कि ठीक ठीक तो बताओ ज़रा कि ये रील देखकर मन में होता क्या है। उन्होंने कहा कि एक किस्म की उत्तेजना होती है, त्वरित किस्म की उत्तेजना होती है। वॉक लैंग्वेज में कहें तो यू फील दैट किक, बिकॉज व्हेन यू वॉच समथिंग, व्हेन यू कंज्यूम समथिंग, तो वो म्यूजिक या वो विजुअल या वो फेस या वो डायलॉग आपके भीतर के किसी मेमोरी बॉक्स को ट्रिगर करने की कोशिश करता है। अगर मैं आपसे पूछूं देवियों और सज्जनों कि सुख की परिभाषा क्या है, तो शायद आपको ये सवाल बोरियत की तरफ ले जाता लगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सुख का रंग क्या है, तो आपको शायद अपनी या अपनों की खिलखिलाती हुई कोई तस्वीर नज़र आए जिसमें किसी ने लाल रंग का दुशाला पहन रखा है, या सरसों के पीलेपन को मात देता बहुत चटक सा कोई कुर्ता पहन रखा है, किसी की आभा धानी है। अगर मैं आपसे पूछूं सुख का स्वाद क्या है, तो आज सुबह सुबह खूब सारी अजवाइन के साथ बना हुआ देसी घी का कड़क सिका पराठा, भरवा मिर्च का अचार और हरी धनिया के आलू शायद आपको याद आ जाएं, या आप इस कोष्ठक में जो भी स्वाद भरना चाहें। यदि मैं आपसे सुख का अनुभव पूछूं, तो शायद एक खुशबू हो जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिना इश्तिहार के आपके नथनों के इर्द गिर्द से गुजर जाए। यदि मैं आपसे सुख की ध्वनि पूछूं, तो शायद आपको रात के सन्नाटों में बिना किसी प्रयास के जो एक गाना, जो एक स्वर लहरी याद आती है, वो याद आ जाए। इसी सुख को तुरंत फुरत हासिल करने की तलाश में हम रीलें देखते हैं, और हम भूल जाते हैं वो सबक जो एकलव्य ने हमें सिखाया था कि अंगूठा बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने अंगूठे को तब तक जुम्बिश देते रहते हैं जब तक हमारी खाल नम न पड़ जाए, या अचानक से दुनिया रियल फिर से दाखिल हो, कोई आवाज़ आ जाए, दफ्तर के किसी बॉस की आवाज़ आ जाए, कोई फ़ोन की घंटी बज जाए, और तब हम ठहरते हैं। हमें लगता है जैसे किसी ने हमारे त्वरित सुख में बाधा डाल दी। हमें लगता है कि हम अपने सपने में उड़ रहे थे। बहुत नीला सा आंगन था और गरुड़ से भी बड़े हमारे पर थे। एक गुदगुदी थी जो हमें अपने गर्दन के नीचे महसूस हो रही थी, और अचानक से किसी बेसुरे अलार्म ने हमारी नींद खोल दी। ऐसा लगता है जब हमें कोई रील की दुनिया से अचानक खींच ले, और उसके बाद महसूस होता है खालीपन। ये खालीपन वैसा होता है दोस्तों, जैसे शादी के 3 दिनों की गहमा गहमी के और 3 दिन बाद घर में लगता है। जो भाएं भाएं आपने कहानियों में पढ़ी थी, वो आपको अपने घर में महसूस होती है। सन्नाटा इतना होता है कि कबूतरों की आवाज़ कान पर गूंजती सी लगती है। रील की दुनिया से निकलते हैं तो इतना वीतरागी सा महसूस होता है। अब इतने बड़े प्रलोभन को छोड़कर कोई पढ़े तो क्यों पढ़े, और पढ़ना कितना ही ज़रूरी रह गया है। अब सब कुछ तो है जो रील में दिख जाता है। मोहब्बत की 4 शायरियाँ हैं, ओशो के 4 बयान हैं, नेताओं के 4 जुमले हैं, सक्सेस के लिए मंत्र देने वाले बहुत सारे मेंटर्स हैं, सुंदरता है, कितना तो फैशन है। जी करता है कि इनको देखकर सारे के सारे रंग किसी पेंट की दुकान से उठा लाऊं और उड़ेल दूं अपने जीवन में। इतना तो सुंदर दिखता है रील का ये संसार, इतनी आभा है इसमें, दिन में रात, रात में दिन नज़र आए। और रियल में क्या है? रियल में बहुत सारी दुश्वारियां हैं। शीशे को निहारता हूं तो कहीं किसी किनारे से झांकता हुआ एक सफ़ेद बाल दिखता है, कोई झुर्री दिखती है। पॉकेट की तरफ देखता हूं तो अपने खाते की अंकगणित नज़र आती है। घड़ी की तरफ देखता हूं तो बहुत सारे अधूरे रह गए काम याद आते हैं। घर की तरफ देखता हूं तो लालसाओं की पेंटिंग में किनारे थोड़ी सी सीलन नज़र आती है। चौके की तरफ जाता हूं तो काम याद आता है। चौकन्ना सा हो जाता हूं दुनिया में आके।
और फिर भी कोई कह रहा है कि रील से रियल की तरफ और उस पर भी रीडिंग की तरफ जाओ। लेकिन देवियों और सज्जनों, मैं पूरे यकीन के साथ ये कहना चाहता हूँ, रील देखते हुए, रियल में रहते हुए और रीडिंग करते हुए भी, कि ये दुनिया जिसे हम रीडिंग की दुनिया कहते हैं, जिसे हम पढ़ने की दुनिया कहते हैं, जिसे हम एक ऐसी दुनिया कहते हैं जहाँ हरारत अच्छी लगती है, जैसे फरवरी की ये धूप जो हर्फ के मार्फत हम तक आती है, इसका जादू कुछ अलग ही होता है। और अब तक कोई भी क्रिएटर, कोई भी संगीत, कोई भी रीलबाज इस जादू को रिक्रिएट नहीं कर पाया है। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है? हो सकता है कि ये मेरी खुशफहमी हो, खामा ख्याली हो। मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि रीडिंग की दुनिया में दाखिल होने के बाद हमारे पंख उगाते हैं, हमारे पाँव नहीं रहते हैं, उनसे बिना किसी आवाज़ के या शायद बेहद मध्यम आवाज़ के साथ, जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा किसी मंच पर नहीं, अपनी बेध्यानी में डल लेक के किनारे चिल्ला कला की रातें बीतने के बाद संतूर बजा रहे हो, उस संतूर के स्वर को फॉलो करते हुए हमारे पाँव से जड़ें निकलती हैं, ज़मीन में धंस जाती हैं, हमारे कंधे पर पंख उगाते हैं, हम उड़ चलते हैं। आप पढ़िए कभी किसी रोज़ मार्केस को, आप पढ़िए तो आपको केले की खुशबू महसूस होगी। आप पढ़िए कभी किसी रोज़ चिनुआ चीबे को, तो आपको लगेगा कि आपके चलने से झाड़ियों में जो आहट हो रही है वो किसी आगत की चेतावनी का स्वर हो सकता है। आप पढ़िए विनोद कुमार शुक्ल को, आपको लगेगा कि सतपुड़ा के जंगल आपके इर्द गिर्द उगाए हैं और वहाँ प्रतिस्पर्धा हो रही है एक बच्चे और एक गिलहरी की चंचलता के बीच। आप पढ़िए निर्मल वर्मा को, आपको यूरोप के एक हिस्से का पूरा शोक अपनी आंखों में उतरता नजर आएगा। आप पढ़िए मनोहर श्याम जोशी को, आपको इसी लखनऊ से नए सिरे से मोहब्बत करने की वजहें मिल जाएंगी। आप पढ़िए अमृतलाल नागर को, आपको लगेगा कि चौक पर बैठा कहीं मैं भी विजया की ध्यानी बेध्यानी में कुछ किरदारों को सुबह और शाम करते तो नहीं देख रहा हूँ। आप पढ़िए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, आपको लगेगा कि सदैव कोई आपको 1200-1300 बरस पहले ले गया है और आप हर्षवर्धन के दरबार में मौजूद हैं। आप बाण भट्ट का वाग विलास देख पा रहे हैं। आप पढ़िए महात्मा गांधी को, तो आपको एक चौकन्ना नेता और एक संशय से घिरा व्यक्ति लेकिन भरपूर ईमानदार नजर आएगा। आपकी जैसी वृत्ति हो, जैसा स्वधर्म हो, वैसा पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको ये यकीन हो जाता है कि जादू नज़रों का फरेब नहीं है। जादू ये यकीन है कि इसी एक देह, इसी एक दुनिया और इसी एक वक्त में बहुत कुछ हुआ जा सकता है, बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत सारे किरदारों की संजीदगी को अपने मन पर महसूस किया जा सकता है, या कि कहें तो बेहतर महसूस किया जा सकता है, जो महसूस कराने का दावा रील करती हैं पर अब तक कायम नहीं हुई। मुझे अपने समय में इस धरा पर एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे कहे कि रात दिन रीलें देखता हूँ और बहुत मौज में रहता हूँ। मुझे दिखता है उनकी आंखों में इंतज़ार और सन्नाटा और बहुत सारा खालीपन और ख़ुद को साबित करने की एक ऐसी होड़ जिसका अंत नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ इसी एक जीवन में, इसी एक दुनिया में, जो पढ़ते हैं, जो एक साथ पहाड़ और नदी से दिखते हैं, जो इतने स्थिर दिखते हैं कि आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी के तमाम वेरिएबल इस कांस्टेंट के इर्द गिर्द क्यों ना हो जाएं, और जो इतने गतिशील दिखते हैं कि आपको लगता है कि ये सब कुछ करेंगे, आपको जज नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद लगातार प्रवाहमान हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जब आप नदी से लोगों से मिलते हैं तो आपको बहुत कुछ कहने का मन करता है, और जब आप पहाड़ से लोगों से मिलते हैं तो आपका बहुत कुछ सुनने का मन करता है। और कभी कभी आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एक ही वक्त पहाड़ और नदी से होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं। आपका दिल करता है अभी यहीं इसी समय मैं इनके साथ लय हो जाऊं। ज़िंदगी के महान विचारकों ने अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। ना तो मैं महान हूँ, ना विचारक हूँ, पर मुझे कुल जमा ये लगता है लगभग 41 की उम्र में कि ज़िंदगी में आनी चाहिए भरपूर मौज,
ताकि हम खिलखिला सकें, क्योंकि अरबों वर्षों के श्रम के बाद जब नेचर ने इस होमो सेपियंस को गढ़ा तो उसकी इकलौती ख्वाहिश अगर रही होगी तो यही रही होगी कि ये सारे क्रीचर्स ज़िंदगी में खूब इन्वॉल्व रहें और खूब खिलखिलाएं। आप मुझसे कहिए, खाली फ्रेम है, इसमें एक सुंदर तस्वीर मर दो, मैं कहूँगा किसी भी एक बच्चे को, किसी भी एक बच्ची को, उसकी जाति कोई भी हो सकती है जो कि हमने गढ़ी है, उसका धर्म कोई भी हो सकता है जो कि हमने गढ़ा है, उसका नृतत्व विज्ञानियों के हिसाब से ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, किसी और पर नहीं, जीवन के विस्मय पर, तो इससे सुंदर तस्वीर किसी भी फ्रेम में हो नहीं सकती। कभी भी आप देखिएगा, जब अगली बार रीलें देखें तब देखिएगा, स्कूल जाते खिलखिलाते हुए बच्चे, मैदान में हाफती भागती फुटबॉल खेलती हुई लड़कियां, दोपहर के वक्त अपने दफ्तर के बाहर लंच ब्रेक के दौरान बहुत सारी बातें साझा करती हुई स्त्रियां, शाम के वक्त गाने सुनते और रात के खाने के लिए सब्जी काटते हुए पुरुष, ये कितने सुंदर दृश्य हैं। अच्छा, पुरुष सोच रहे हैं कमबख्त ने टास्क बढ़ा दिया है? ये तो बोल के निकल लेगा मेरे को काटनी पड़ेगी भिंडी जी। मित्रों, मैं आपको बिना किसी फीस के ये मशवरा दे रहा हूं एक बेहतर पुरुष बनने का। जिस दिन हम ये सबक सीख जाएं, हम दुनिया के सारे पुरुष, कि काम का जेंडर से, लिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये दुनिया बिना किसी मसीहा के इंतजार के बेहतर हो जाएगी। पर ये बड़ी मेहनत का काम है गुरु, ये एक भाषण से नहीं होगा। मैं भी वर्क इन प्रोग्रेस हूं। जैसे PWD का वो इश्तिहार लगा होता है ना, कार्य प्रगति पर है। क्यों? क्योंकि बचपन से हमको ये जेंडर के बायस सिखाए जाते हैं, हमारे मुहावरों में ये बायस है। कायरता के लिए हमने मुहावरा क्या गढ़ा? चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? फिर एक गाना भी सुनते हैं, गोरी हैं कलाइयां पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, और इसको लिखने वाली कोई स्त्री नहीं, पुरुष है। साजिश बहुत है, फंसे तो आप पहले से हो, मैं तो उबारने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, बात तो ये तय हुई थी कि रील से रीडिंग की बात की जाए। रीडिंग को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जब जहां जिस वक्त और जितना मौका मिले, खुद के प्रति करुणा रखते हुए, क्रूएलिटी से मुक्त रहते हुए पढ़िए। इश्तिहार दिखे वो पढ़िए। इश्तिहारों को पढ़ के हमको बड़ी समझ मिलती है। जैसे हमको लगता है कि ये फैमिली के कोर्ट बेकार चल रहे हैं, वकीलों ने अतिरिक्त काम बढ़ा रखा है, तारीख पे तारीख दिए रहते हैं, सनी देओल को एक डायलॉग मिल जाता है। क्योंकि कुछ लोगों के मैंने इश्तिहार पढ़े जो कहते हैं वशीकरण मुटकरनी सौतन से छुटकारा। मतलब आप समझ रहे हो ना, 1.5 इंच बाई 1.5 इंच के कॉलम में वो सारी फैमिली कोर्ट के विवाह से असंतुष्ट प्रेमिका से मिलें। रीलें भी दिखती हैं इस तरह की, कुछ फलाना मंत्र पढ़ो, ठिकाना पर्स में रखो, ये कर लो वो कर लो, प्रेमिका खिंची चली आएगी। मूर्खता खिंची चली आएगी, प्रेमिका ऐसे नहीं आती है, उसके लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, भिंडी भी काटनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूं, जब जहां जो मिले, होटल में दाखिल होइए, फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कलर स्कीम कौन सी है, उनका मेन्यू कैसा है, पढ़िए, 4 नई चीज़ें पता चलेंगी। ट्रेन में हैं, बस में हैं, गाड़ी में हैं, जब तक आपकी पुतलियां वर्तनी को पहचानने की, उनकी अर्थवत्ताओं को समझने की सलाहियत रख रही हैं, तभी तक आपको दूब, उस दूब में फुदकती गौरैया, उस गौरैया के लिए कॉलोनी काटते आसमान, उस आसमान के रीतेपन को भरते बादल, उन बादलों के बनने की तैयारी करती थोड़ी सी गर्मी, उस गर्मी से उपजता थोड़ा सा नमक, उस नमक की कमी से होता घेंगा रोग, या अधिकता से होता ब्लड प्रेशर। उस ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किसी
खदान में मशक्क़त कर रहे मज़दूर, उस मज़दूर के लिए आंकड़ों के ज़रिए किसी लाभकारी स्कीम को गढ़ते नेता और प्रशासक, उस प्रशासन में आने की तैयारी कर रहे भारत के नक्शे को अपने कमरे में चिपकाए हुए अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों के लिए जनवरी और फरवरी के महीने में अलसी के लड्डू बनाती हुई माँ, उस माँ की चिंताओं में ये भी कि आज अनुपमा सीरियल कितने बजे आएगा और इसमें कौन सा ट्विस्ट होगा, उस सीरियल के लिए तैयार होती वैनिटी वैन में एक महिला, या फिर उसको तैयार करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी कूची, और उस कूची के लिए शायद किसी कराह के बीच, क्योंकि पेटा सब जगह नहीं पहुंचा है, किसी जानवर के नोचे जाते बाल, या फिर उस बाल के खींचने से थोड़ी देर पहले उस जानवर का दूब को चुगना, दूब जिसमें गौरैया फुदक रही थी। ये चक्र है जो लगातार चल रहा है। जब हम पढ़ते हैं तब हम जिंदगी की इन बेहद बारीक सुंदरताओं से वाकिफ़ होते हैं। और हम में से कौन नहीं है जो सुंदर होना चाहे, कौन नहीं है जो सुंदरता में दाखिल होना चाहे। और जिस दिन हमें सुंदरता का ये विचार हमारे मन पर गालिब हो जाता है, उस दिन हमें सब कुछ सत्य लगने लगता है, सब कुछ शिव लगने लगता है। इसलिए रील जब तक देखते रहिए, पर ख्याल रखिए कि अंततः मुक्ति रीडिंग में है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। बच्चे ऐसे गया था और मुझे पूरा यकीन है कि इन खूबसूरत बातों के बाद आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके पास ज़रूर कुछ सवाल होंगे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो ये देखिए, अभी तो मैंने बात पूरी भी नहीं। कैन वी हैव द माइक फॉर द ऑडियंस? माइक। हेलो हेलो। हाँ, मैं इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा जी एक तरफा संवाद की गुंजाइश ना रखी जाए। वैसे आपका एक तरफा संवाद ही हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके चैनल के ज़रिए मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस तरह से आप अपनी वेबसाइट के थ्रू न्यूज़ अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम तक पहुंचा रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? तुषार। तुषार, आप मुझे एक भले आदमी लग रहे हैं। कोशिश है सर। है ना? आप मेरे सामने तारीफ कर रहे हैं, मैं गढ़ भी नहीं सकता हूँ, मजबूत मंच है। बचिए इससे। लेकिन ये बात सच्ची है, कुछ लोगों को तारीफ सुनना बहुत पसंद है, मैं उन कुछ लोगों में नहीं हूँ। अब मैं बुराई तो नहीं कर पाऊंगा आपकी। यहाँ पर जवाब शुरू कर। माइक। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर, मैं रील्स और रीडिंग से हट के सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लल्लन टॉप में जॉब पाने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? लल्लन टॉप में जॉब पाने का पहला नियम यह है कि किसी भी लिट फेस्ट में यह सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जवाब पहले दिया जा चुका है। तो इससे यह पता चलता है कि अभ्यर्थी ने रिसर्च नहीं की है। और दूसरा नियम यह है कि लल्लन टॉप में जब भी भर्ती होती है तब बाकायदा सोशल मीडिया के हैंडल्स पर पोस्ट किया जाता है। खुली भर्ती होती है। कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया का नागरिक है, लिखना पढ़ना बोलना जानता है, भाषा की समझ है, ख़ास तौर पर जो हमारी मातृभाषा है, मादरी ज़बान है हिंदी, उसकी समझ है, उसे लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है और टाइप कर सकता है। जिसका एक सीवी है जो कि कट कॉपी पेस्ट नहीं है इंटरनेट से उठाकर, जिसमें ऑब्जेक्टिव में हम सारे विशेषण और क्रिया विशेषण खर्च कर देते हैं, जिसमें से आधों की स्पेलिंग गलत होती है और आधों की हमें पता नहीं होती है। 72 तरह के फ़ॉन्ट साइज़ ना हो, सीवी वैसा ही हो जैसे आप हैं, वरना पकड़े जाओगे। इस तरह का एक सीवी हो और आपकी कारस्तानियों के कम से कम 2 वर्क सैंपल हों। ये भेजे जाएंगे lallantopmail@gmail.com या jobs@lallantop.com पे। अगर ये रुचिकर लगता है तो आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यदि आप उस पड़ाव को भी पार कर लेते हैं तो आपके लिए उस रहस्यमयी तहखाने का दरवाज़ा खुल जाता है जहाँ पर जाकर हैरी पॉटर और उसके मित्रों को हॉगवर्ट्स का पहला सबक मिला था। और वो सबक है दोस्ती का सबक। क्योंकि
लल्लन टॉप की बड़ी पक्की दोस्ती है इसके करोड़ों दर्शकों से, और वो दोस्ती बरकरार रहे इसके लिए ज़रूरी है कि जिस पारदर्शिता की हम उम्मीद करते हैं वो हमारी चयन प्रक्रिया में भी रहे। ठीक है नौजवान? जी सर। सर लेकिन एक है, मतलब मैं अपना पोर्टफोलियो और सीवी और ईमेल कर चुका हूँ लल्लन टॉप को, लल्लन टॉप की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब जी। कि अभी सुधार की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपको जवाब आप पता है। थैंक यू सर। अगर जवाब नहीं आया है इसका मतलब मोहब्बत के एफर्ट्स में कुछ कमी रह गई है। सो प्लीज़ रीवर्क ऑन योर सीवी एंड प्रॉब्ली यू कैन क्रिएट बेटर वर्क सैम्पल्स। हमारे पास बहुत सारे सीवी आते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, मुझे नौकरी दे दीजिए। मेरे भीतर की करुणा कहती है कि मैं ऐसा कर दूं, पर ऐसा करने के लिए हर नौकरी के ज़रूरतमंद को उसकी क्षमता के हिसाब से नौकरी देने के लिए मुझे सरकार होना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं हूं। संपादक की अपनी क्षमताएं हैं, अब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अपनी हैं, तो सिर्फ करुणा के आधार पर या ज़रूरत के आधार पर नहीं होता, क्योंकि हमारी भी एक ज़रूरत है। पॉइंट 1, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कविताएं बहुत सुंदर लिखता हूं, इनको पढ़िए और मुझे नौकरी दे दीजिए। वो गणराज्य बहुत सुंदर होगा जहां कवियों को भी नौकरी पर रखा जाए। हालांकि मूल वृत्ति ये कहती है कि कवियों को नौकरी से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि फिर उन्हें राज्याचरण की चिंता करनी पड़ेगी, और कवियों को यदि राजदंड की चिंता करनी पड़े तो वो सत्य का अलम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि फिर उनके हाथ में राज चिन्ह होगा। तो मे बी यू कैन रीवर्क ऑन योर सैम्पल्स एंड देन ट्राई अगेन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Right, moving on. सौरभ जी, सौरभ जी सर प्रणाम। प्रणाम। लोग कहते हैं और जो लोग आपको जानते हैं कहते हैं आप बहुत पढ़ते हैं, और इस रील्स बहुत आती रहती हैं कि ये 5 किताब पढ़िए, ये 10 किताब पढ़िए, ये 10 वीडियो देख लीजिए बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड। तो उसी से नकल मार के मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। कोई 5 या 10 किताब आप बताएंगे आपकी पसंदीदा, विच यू रेकमेंड? मेरे लिए सर ये सवाल हमेशा बहुत मुश्किल रहा है, 5, 10। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि मैं इस वक्त क्या पढ़ रहा हूँ। अष्टावक्र गीता पढ़ रहा हूँ। जापान के एक राइटर हैं, उनकी कैफ़ेज़ के इर्द गिर्द 3 किताबें हैं, उसमें से एक किताब पढ़ रहा हूँ, टेल्स फ्रॉम द कैफ़े। बड़ा कमाल का कैफ़े है, ऐसे आप भटकेंगे तो नज़र नहीं आएगा उसका बोर्ड, लेकिन जिस रोज़ आपको बहुत गहरी ज़रूरत लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे आपके कान में कोई फुसफुसा गया है उस कैफ़े का ठीक ठीक रास्ता। और उस कैफ़े में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, कैफ़े का मालिक, कुछ मेज़ों पर बैठे लड़के लड़कियाँ, आंटी औरतें, या सबसे किनारे की मेज़ पर बैठा एक भूत, जो जब आपको बताया जाएगा कि ये भूत है तो आपको यकीन ही नहीं होगा। वो सब आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके चेहरों पर जो मुस्कान होगी वो परिचय की, पूर्व परिचय की मुस्कान होगी। और कमाल बात यह है कि उस कैफ़े में जाके यू कैन ऑर्डर योर पास्ट। एक दफ़ा वो भूत, जो कि लिंग के हिसाब से मादा है, वॉशरूम जाती है, और तब आप उस कुर्सी पर बैठकर अपने अतीत में, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार दाखिल हो सकते हैं। तो ये दूसरी किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ। तीसरी किताब फ़ारूक अब्दुल्ला की बायोग्राफ़ी है जो पढ़ रहा हूँ। बहुत विस्तृत ढंग से लिखी गई है। कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को पंडित नेहरू ने गिरफ़्तार किया था, उनके सामने ब्रीफिंग क्या हुई थी, कर क्या रहे थे शेख अब्दुल्ला, किसको चिट्ठियाँ लिख रहे थे, किससे बात कर रहे थे, गुलमर्ग की वो रात, बल्कि सुबह जब 4 बजे उनको गिरफ़्तार किया गया, उसके पहले और बाद में कश्मीर में किस तरह की राजनीति हुई और अभी क्या स्थिति है, किस तरह के इल्ज़ाम लगे अब्दुल्ला परिवार पर, क्या पुश एंड प्लग रहे, वो पढ़ रहा हूँ। चौथी किताब है जो एक मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करने वाले ऑफिसर ने लिखी है। वो किताब इस बारे में बात करती है कि जम्मू कश्मीर जैसे कन्फ्लिक्ट एरिया में टू रिक्रूट अ मुखबिर, या कोई वहाँ से आया आतंकवादी है उसको टर्नकोट बनाना, ये कितनी जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई बार शह पर कुछ एक बार मात भी हाथ लगती है। तो ये 4 किताबें हैं जो मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ।
संगीत की मैं बात करूं, वो भी मुझे पढ़ाई जैसा ही लगता है। एक भाई साहब हैं, अंग्रेजी में गाना गाते हैं, एक रील में देखा था, उस पर बहुत सारे नर और मादा गौरैया फुदक रहे थे, तो हमको उत्सुकता हुई कि ये क्या है। अशर करके हैं एक भाई साहब, उन पे टाइम मैगज़ीन में 2 पन्ने का पिछले हफ्ते एक आर्टिकल छपा है, तो ज़रा उनके बारे में पढ़ा, उनके गाने सुने। एक देवी जी हैं, अच्छा गाती हैं, हमारी पत्नी कहती हैं कि गाती भी अच्छी हैं, दिखती भी अच्छी हैं, इसलिए इनको लेके बस बहुत ज़्यादा है। बहन का नाम टेलर स्विफ्ट है। अरे क्या वो बड़ी कमाल की गायक हैं, इस बार ग्रैमी भी बहुत मिले हैं, तो उनके भी सर कुछ एक गाने पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। इसके अलावा कुछ किताबें हैं जो हर हफ्ते पढ़ता हूँ। अभी झोले में इकोनॉमिस्ट का इस बार का इशू रखा है, जो इत्तेफाकन सोशल मीडिया पर ही है। टाइम मैगज़ीन थोड़ी ठीक आती है, इंडिया टुडे के लिए तो काम ही करता हूँ, हिंदी का उसका संपादक हूँ। एक बच्चों की मैगज़ीन आती है सर चकमक, और एक आती है साइकिल। मैं और मेरी पत्नी गुंजन बहुत नियम से इसको पढ़ते हैं, और उसकी चित्र पहेली सॉल्व करने के लिए झगड़ते भी हैं कि पेंसिल किसके पास होगी और कौन गेस वर्क करेगा। तो अभी का तो इतना ही है। बाकी किताबें हैं, बहुत सारी हैं, जिनमें से कई पढ़ नहीं पाया हूँ। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से महाभारत मंगवाई है सर 19 खंड की, उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, पर जटिल टेक्स्ट है तो श्रम साध्य है, उसमें समय लगेगा। इसके अलावा कविताएं उतनी नहीं पढ़ पाता हूँ आजकल। कैलेंडर में लिखी, रीलों में दिख रही, ट्विटर पर तो हैं, लेकिन वो जितने ज़्यादा समय की, जितने ज़्यादा सुकून की मांग करती हैं, मैंने जो व्यस्तताओं के लबादे ओढ़ रखे हैं उसमें वो थोड़ा कम मिल पाता है। ये मेरा एक मलाल है, तो पर कोशिश करूँगा कि वो भी पढूं। तो ये सर, ये वो है जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। जी मैम, आगे पहली रो में। शुक्रिया सौरभ, लखनऊ में होने के लिए। यू आर कैरिंग द टैग ऑफ JNU, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि अंग्रेजी आपकी कैसी होगी। आपने एक बहुत बड़ी पीढ़ी को एक कॉन्फिडेंस दिया कि गले में गमछा डाल के भी बहुत खूबसूरत और बहुत शार्प जर्नलिज्म होता है। वो सारी पीढ़ी आपको अपना आइडियल मानती है। तो हाउ यू कैरी दिस वेट एंड हाउ यू आर कैरिंग these values to this generation who is around us, क्योंकि हर तीसरे बच्चे को आरजे बनना है आपकी तरह या बहुत लोगों की तरह, लेकिन पढ़ना नहीं है। ये रीडिंग इन द एज ऑफ रील्स, क्या आप और कोशिश कर सकते हैं कि हिंदवी की तरह, या और बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम पढ़ नहीं सकते तो बहुत कुछ ऐप आ गए हैं कि किताबें ऑडियो मोड में हैं, हम किताबें सुन सकते हैं। और प्लीज आज की इस पीढ़ी को, क्योंकि आप आइडियल हैं, आप अगर बताएंगे कि हम पढ़ नहीं सकते तो सुन के भी पढ़ा हुआ समझ सकते हैं, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पीढ़ी को अपील कीजिए। एकदम से बड़ी जिम्मेदारी सी महसूस हो रही है। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे मंच की बरसों के अभ्यास से अर्जित और लगभग कृत्रिम विनम्रता करार दिया जा सकता है। फिर भी चूंकि मेरा यही सच है, मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी का आइडियल हो सकता हूँ। अब ये उन लोगों का बड़प्पन है, दरके हुए मसीहाओं का हजारों बरस से हम लोग पूजन कर रहे हैं, एक गिनती और सही। पर अक्सर ये कोशिश रहती है कि जब माइक पकड़कर बोलूं तो जितना बोलूं सच बोलूं, अपने अनुभव का यहां फरेब ना गढ़ूं। जो हम अपने मन में गढ़ते हैं ना, जैसे मैं अक्सर जब सूर्यास्त के बाद भोजन करता हूं तो कहता हूं अरे आज तो चीट डे है, और हफ्ते के आखिरी में चेक करता हूं तो साथ में 6 चीट डे हो चुके होते हैं।
जबकि आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान का नियम ये कहता है कि सूर्यास्त के बाद या सोने के ठीक पहले भोजन नहीं करना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तब आपको एक बड़ा सा थैंक यू का ग्रीटिंग कार्ड मिलता है आपकी आंतों की तरफ से। तो मैं अभी जो कह रहा था उसमें बस एक ही बात जोड़ना चाहूँगा कि सुनना हमारे समय का सबसे बड़ा तो नहीं पता पर सबसे ज़रूरी गुण हो सकता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आप किसी के लिखे अक्षरों को सुन रहे होते हैं, जब आप संगीत सुन रहे होते हैं, क्योंकि तब आप बोल नहीं रहे होते हैं। हमारे यहाँ जब ध्यान की प्रक्रिया के बारे में इंट्रोडक्शन होता है, बुनियादी बात के, तब यही होता है कि बैठो और सुनो अपने भीतर के सारे झंझावातों को। नौजवान पीढ़ी अपने तई ये कर रही है। रही बात इस वज़न की जो पत्रकारिता का है, तो वो कुछ ऐसा है कि एक ही साथ एक ही सेकंड में कोई किसी का ट्वीट भेजता है जहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट एरिया की कवरेज को लेकर इल्ज़ाम लगता है कि तुम पीड़ित पक्ष को या अभियुक्त पक्ष को क्यों दिखा रहे हो। क्योंकि जिनको एजेंडा चलाना तो वो सिर्फ एक वीडियो देखते हैं, पूरी कवरेज नहीं देखते हैं। और उसी समय किसी का वॉइस नोट आया होता है कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आपके रिपोर्टर ने विक्टिम्स से बात करने से पहले, उनके मुंह के सामने माइक लगाने से पहले उनसे पूछा कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, क्या आप बात करने की स्थिति में हैं। तो एक साथ ही ये यश अपयश दोनों आते हैं। ऐसे में लगता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, काम में मौज आती रहे, काम करते रहें, रात में जब सोएं तब ईमान पे किसी का बोझ ना हो, ना उम्मीदों का, ना लोभ का। ये बड़ा ज़रूरी है। तो जैसा मैम ने कहा, भाई आप लोग थोड़ा नौजवान लोग ज़्यादा सुनिए, पढ़ नहीं सकते हैं तो ऑडियो बुक सुनिए। मैम मैंने आपकी बात कह दी, मुझे पूरी उम्मीद है ये लोग मानेंगे। सौरभ भाई नमस्कार। और पहले तो हमारा धन्यवाद स्वीकार करें कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया कौशल लिट फेस्ट में आने का। और जब आपसे बात हुई तो आपने कहा कि सेशन का टॉपिक होना चाहिए रीडिंग इन द एज ऑफ रील्स। तो एक तरफ तो जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है और ऑनलाइन मीडिया की ओर लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर आप ये बात कह रहे हैं कि इस एज में रीडिंग के मिथ को, या रीडिंग कम हो रही है उसके मिथ को मैं बस्ट करूँगा। तो जो बीच का गैप है इसको कैसे भरा जाए, ये मेरा प्रश्न है। सर, हर युग अपनी भाषा खुद लेकर आता है। जब कोई ये कहता है ना कि साहब आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज मैं इससे बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। आजकल के बच्चों का एक्सपोजर ज़्यादा है, उनके ऊपर पीयर प्रेशर ज़्यादा है, वो अपने तई ज़िंदगी को खंगाल रहे हैं। सो रादर देन क्रिबिंग अबाउट इट, रादर देन पुटिंग टैक्स ऑन देम, प्रॉब्ली फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड। उनकी दुनिया कैसी है, ये इस किस्म के फतवे जारी करने से पहले, जज साहब बनने से पहले, क्या हम उनके साथ बैठे, उनकी बेचैनियों की भाषा, उनकी स्वर लिपियों को, उनकी ध्वनियों को, उनके व्यंजनों को समझा। और ये बात मैं सबसे पूछता हूँ, क्योंकि बड़ा आसान है कि साहब बच्चा रो रहा है और पापा की जिम्मेदारी है कि आज उसको खाना खिलाना है, नहीं खिला पा रहे हैं तो चूं चूं टीवी लगा दो, और 5 साल बाद कंप्लेन करो कि साहब इसकी तो मोबाइल से गर्दन नहीं उठती है। तो बीज रोपते वक्त तो ध्यान दिया नहीं। पेरेंटिंग इज़ अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क। तो मेरे ज़माने के बाद के बच्चे जिनके लिए भाषा विज्ञानियों ने और समाजशास्त्रियों ने जेन जी, मिलेनियल्स वगैरह वगैरह ये जो टर्म ईजाद किए हैं, ये पढ़ते हैं सर, ये स्क्रॉल करके पढ़ते हैं, ये इंटरनेट पर पढ़ते हैं। Probably we need to learn new language or new ways to introduce them to the great literature we have. हम वो सुर नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो सारे जो एजुकेटर हैं। क्योंकि आप देखिए ना, जब हम लोग एक घर बुक करते हैं ना,
और किसी को दिखाते हैं तो टाइल फलानी जगह से मंगवाई, पेंट इनसे करवाया, आर्किटेक्ट ये थे, ये गेस्ट रूम है, ये बालकनी है, ये किड्स रूम है, ये मास्टर बेडरूम है। कितने इश्तिहारों में आपने देखा कि 3 BHK जिसमें एक कमरा किताबों के लिए हो? नहीं है ना, एक अलमारी नहीं है किताबों के लिए, सिलेबस से इतर अखबार आता है। तो जो बड़े हैं, जो जिम्मेदार हैं, भाषा के स्तर पर, वय के स्तर पर, पहले वो तो एफर्ट करें। हमारे एक चाचा जी थे, बड़े भले व्यक्ति थे। हम लोग कहते बेटा मेहनत से पढ़ाई करो, बोर्ड है। ये कहने के बाद गुटके की पुड़िया फाड़ते थे और स्टार वर्ल्ड देखने लगते थे। हमको लगता था पता नहीं इनने बोर्ड में क्या किया। खुद तो देख रहे हैं टीवी जिसमें आ रही हैं बढ़िया बढ़िया तस्वीरें, हमसे कह रहे हैं पढ़ाई करो, और बगल कमरे में करो वहाँ आ रही होती थी आवाज़ है, कभी अमिताभ बच्चन बोल रहा है, कभी माधुरी दीक्षित बोल रही है, कभी शाहरुख खान बोल रहा है, कभी अमरीश पुरी बोल रहा है। हम अपनी कॉपी में आखिरी में फिल्म का नाम लिख लेते थे, हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती थी कि बड़े होके मैगी खाते हुए यही फिल्म देखूंगा। क्योंकि हम जो कह रहे हैं और हम जो कर रहे हैं उसमें सम नहीं है। पर फिर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, तुम अपना सिलेबस पढ़ लो, मैं भी देखो बैठ के ये किताब पढ़ रही हूँ। तो जब बच्चे ये देखते हैं ना कि ऐसा नहीं कि आप मोबाइल पे लगे हो, तुम लोग हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हो, हम खुद भी लगे हैं, तो आपके कहे का वज़न ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो वातावरण लाना पड़ेगा, वो आप लाएंगे, आप बच्चों के साथ बैठेंगे, उनकी भाषा। मुझे बहुत सख्त एतराज़ होता है सर जब कोई भी पीढ़ी अपने बाद की पीढ़ी को खारिज करे। किसी भी कॉलेज में, अरे साहब हमारे ज़माने में पढ़ाई होती थी, आजकल के तो बच्चे टिंडा। अगर तुम्हारे ज़माने में ढंग की पढ़ाई होती तुम जज साहब बनते ही नहीं, तुम खारिज ही ना करते अगली पीढ़ी को, तो पक्का तुम्हारे ज़माने की पढ़ाई में कोई एक कसर बाकी रह गई। ये बड़ा आसान होता है। और इसका ठीक उलट भी जो मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूँ कि कोई अगर तुमसे पहले है, उसने तुमसे ज़्यादा सांस ली है, तुमसे ज़्यादा जीवन की इंद्राजियाँ अपने दस्ते पर लिखी हैं, तो उसके पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ ज़रूर होगा। अपनी पात्रता विकसित करो जो उससे सीख जाओ, बशर्ते इसके अरे साहब ये तो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये नई पीढ़ी को भी मैं बोलता हूँ, इतने जल्दी खारिज मत करो, इतने जल्दी अधीर मत हो जाओ, क्योंकि तुम एक विशाल सिलसिले की कड़ी हो। जब बहुत किसी नौजवान को या बुज़ुर्ग को ये लगे कि हम ही हम हैं, फन्ने खा हैं, बाकी तो कोई कुछ नहीं है, तब वो पेल ब्लू डॉट थ्योरी पढ़े कि अगर इस ब्रह्मांड में छिटकी तमाम आकाश गंगाओं को, तमाम गैलेक्सीज़ को, उनके तमाम सौर मंडलों को, तमाम सितारों को या ग्रहों को एक कैनवस पर अंकित किया जाए तो धरती कैसी टिमटिमाती सी दिखेगी। और अब अपने पूरे दीदे फाड़ कर या दुनिया के सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके देख लो कि तुम इसके कितने छोटे टुकड़े पर खड़े हो, तो अहम हवा हो जाएगा। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोई हस्ती ही नहीं है, तुम्हारे होने के कोई मतलब ही नहीं है, तो याद रखो कि अरबों वर्ष के सिलसिले की तुम सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो। एक गुप्त रहस्य है जो तुम्हारे डीएनए में गुथा हुआ है, जिसे तुम पास ऑन करोगे। सो यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ऑफ दिस वर्ल्ड और दिस यूनिवर्स, क्योंकि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो इसलिए ये दुनिया है। और इन्हीं दोनों के बीच सारा खेल है सर। एक सवाल सौरभ भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आजकल हम सबके साथ ये दिक्कत होती है, मुमकिन आपके साथ भी होता है, हमारे यहाँ पर एक ही घर में अलग अलग विचारधारा के लोग हो जाते हैं। आप लोग बैठ जाइए, मैं ये गमछा है मंगवा लूँगा, मैं लिए बिना नहीं जाऊँगा। बहुत देर से खड़े हैं आप लोग, प्लीज़ बैठ जाइए। नहीं कॉफ़ी नहीं है, भोजन करेंगे सर, कॉफ़ी से पेट थोड़ी भरेंगे। है बहुत भूख लगी है। तो सवाल सौरभ जी मेरा ये था कि हम सबके घर में, आपके भी हो सकता है, मुमकिन हो दोस्तों यारों के बीच में आजकल अलग अलग, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी फॉलो कर रहा है तो उनकी दोस्ती इतनी ख़राब हो जा रही है कि एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे। तो क्या करें कि ऐसी नौबत ना आए घर के अंदर, रिश्तेदारी में, दोस्ती में? सिर्फ पॉलिटिकल उनका आइडियोलॉजी अलग है बस इसलिए। जब आप सुनने का महान गुण विकसित कर लेते हैं और खूब सुनते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है कि जो बहुत बोल रहे हैं
इनके भीतर एक किस्म का रीतापन है। अगर आप में से आपके घर में आपने कुत्तों को देखा हो, डॉग्स, आई एम अ पेट लवर एंड वी हैव टू, साइज़ में जितना छोटा कुत्ता होता है वो उतना ज़्यादा एग्रेसिव होता है, हमेशा देखेंगे। और जितना बड़ा, आप इंग्लिश मैस्टिफ को देखिए, दे लुक जाइंट, दे आर जाइंट बट दे आर सो हम्बल, है ना। जब कोई बहुत बोल रहा हो, बहुत स्ट्रांगली अपना आर्ग्यूमेंट पुट कर रहा हो और आप उससे नाइतफाकी रख रहे हो, तो वो नाराज़ हो रहा हो, तो सबसे पहले आपके भीतर करुणा उपजनी चाहिए कि इसके जीवन में प्रेम की स्थिरता की कमी है, इसलिए तो वो नाराज़ है ना। और जो हम सब होते हैं कभी ना कभी, जब हम अस्थिर होते हैं तो हम क्रोधित होते हैं। मतलब मैं आज दोपहर में जब आ रहा था तो अपनी पत्नी से डांट खाई मैंने। भाई साहब, भिंडी काटने के बाद भी डांट पड़ती है। उन्होंने कहा कि यू आर नॉट मैनेजिंग योर टाइम वेल, और तुम अपने रूम को अस्त व्यस्त छोड़ जाते हो और अब ये अक्सर हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ठीक से मैनेज करो ताकि बिफोर यू लीव द रूम तुम रूम की सारी बिलोंगिंग्स को उनकी जगह पे रखो, और फिर जब तुम लेट निकलते हो तो यू ऑलमोस्ट येल एट योर ड्राइवर फॉर एनी रॉन्ग टर्न, क्योंकि तुम बहुत कट टू कट चल रहे होते हो और फिर तुम क्रोधित होते हो। जो जाहिर सी बात है कि जिस वक्त में तुम संगीत सुन सकते थे या किसी से बात कर सकते थे या पढ़ सकते थे या सुस्ता सकते थे क्योंकि धूप तुम्हारे चेहरे पर पसरना चाहती है, तब तुम क्रोधित हो रहे होते हो बिकॉज यू डिड नॉट मैनेज योर टाइम वेल। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि मैं क्रोधित नहीं होता, हम सब उसी हाड़ मास के हैं। पर जब भी कोई दो विपरीत विचारधाराओं वाला व्यक्ति है और वो बहुत मुठभेड़ करे तो उसको सुन लीजिए। तो उसको लगा अरे ये मान गए, अब कन्विंस हो गए, तो उसको इस भरम में जी लेने दीजिए जब तक कि सत्य का सूरज उसके माथे पर ना मुस्कुराए। तो ये हम सबके लिए ज़रूरी सवाल था, मुझे पता है हम सबके घर में, आपके यहाँ भी कोई ना कोई ज़रूर होगा। एनी अदर वन, कोई और सवाल? जी जी, Can I? I have a question. Okay. सौरभ जी ने इतनी लंबी लिस्ट बताई किताबों की जो भी आप पढ़ रहे हैं, मेरा सवाल है कि आप इतनी किताबें पढ़ते हैं, आप याद कैसे रखते हैं? और एक लेवल के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जो किताबें पढ़ चुके हैं वापस उन्हें पढ़ें या नई किताबों की तरफ जाएं? तो पिछले 4-5 सालों से मैं काफ़ी रेगुलरली किताबें पढ़ रही हूँ, एवरी ईयर 40, 50, 60, बट आई थिंक अब एक लेवल आ गया है कि लगता है कि नई किताबों की जगह जो पढ़ चुके हैं शायद उनको वापस जाए, बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज नॉट इनफैलिबल एंड आई प्रॉबेबली डोंट रिमेंबर अ लॉट व्हाट आई हैव रेड ऑलरेडी। जिस दुविधा से देवी जी आप गुजर रही हैं, मैं भी उससे गुजरा करता था। फिर एक रोज़ मैंने एक महान दार्शनिक का वीडियो देखा, उनका नाम दीपिका पादुकोणे है। उन्होंने बड़ी ज़रूरी बात कही मानव सभ्यता के लिए। दीपिका जी ने कहा, कितनी भी कोशिश कर लो बनी, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। बट द गुड थिंग इज ये जो थोड़ा सा संशय है ना, इतना कि अर्जुन की तरह पूछा जा सके, और ये जो थोड़ा सा यकीन है इतना कि कृष्ण की तरह जवाब दिया जा सके, इन्हीं दो के बीच का खेल है कि थोड़ा सा लगता रहे भूल रहे हैं वापस पढ़ लें, और थोड़ा सा ये कि कुछ नया, कितना नया। क्योंकि चुनाव हमारा है कि हम बीतना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं। जब हम बढ़ना बंद कर देते हैं तो अब हम बीतने लगते हैं। लखनऊ की शान, हिंदुस्तान के मशहूर शायर, कितने ही कमाल के लोगों को उर्दू सिखा चुके, जिसमें मेरा नाम शामिल नहीं है, और बैंक के अधिकारी भी जब ये सब नहीं कर रहे होते हैं। अभिषेक शुक्ल जी हमारे बीच हैं, सर आपको प्रणाम। जोरदार तालियां। हम सब ने अभिषेक भाई को आज दोपहर में सुना, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन। जाहिर आप ही से मिलने के लिए आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनकी पत्नी, जो कि मेरी भाभी हैं, उनको जानता हूँ, और ये बात जानते हैं। तो अगर ये मिलने नहीं आते तो इनको आज अतिरिक्त भिंडी काटनी पड़ती। देखिए सर, यूं ही नहीं है कि सारे मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं, कुछ तो ताकत होगी गृह मंत्रालय में जी। तो एक तो ये है कि कुछ किताबें जिनकी तरफ आप लौट के जाते हैं और हर बार योजना बनाकर नहीं जाते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत चीज़ बताता हूँ। हमारे छोटे भाई हैं, उनका नाम अभिषेक है, और उनकी जो पत्नी है, और
हमारे यहाँ मतलब ये ठीक मुझे पता नहीं, आप जो बुज़ुर्ग हैं शायद बता दें कि उनकी पत्नी का तो मैं जेठ लगा, ठीक है, वो मेरी क्या लगी। तो एक हमारे यहाँ एक ब्लैंकेट टर्म चलता है बहू, तो ससुर भी बहू कह देता है, जेठ भी बहू कह देता है। मुझे थोड़ा सा वो शब्द बहुत जमता नहीं, और मुझे एक तो पर्दा प्रथा है ना, इन सब चीज़ों से भी बहुत परहेज़ है, क्योंकि ये सब गैर बराबरी की चीज़ें हैं। तो मैं ऐसे कई बार उसको बेटा बोल देता हूँ, या ट्रीट वैसे करता हूँ जैसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप घर में बहुओं को बेटियों की तरह नहीं, बेटियों सा ही हक देने लगेंगे, तो वो आपसे उतनी मोहब्बत भी करने लगेंगी, उतनी भी सेवा भी करने लगेंगी। तो बहुत सारा प्रयास इन लोगों को भी करना चाहिए। खैर, तो अभिषेक हैं और उनकी पत्नी है प्रीति, तो दे वर प्रेग्नेंट, उनके बच्चा होने वाला था। तो उन्होंने बड़ा अधिकार और सम्मान दिखाते हुए हमको फ़ोन किया और कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो बच्चा हो इसका नाम आप रखें। पीछे मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, मेरे बिल्कुल जिगरी हैं, गौरव, उन्होंने भी हमें ये हक दिया कि हमारे जो बच्चे होंगे उनका नाम तुम रखोगे। पर मेरी बच्चों का नाम रखने की एक शर्त होती है कि यदि मैं बच्चों का नाम रखूँगा तो उनका जो सरनेम है, जिससे अक्सर लोगों की जाति के बारे में पता चलता है, वो नहीं होगा। मतलब 2 नाम मैं दूंगा आपको, और उसमें मेरा फॉर्मूला ये है कि माता या पिता जिसका नाम आपको सुहाए वो आप जोड़ लीजिए। लेट हिम डिस्कवर द और लेट हर डिस्कवर द वर्ल्ड इन देयर ओन वे। तो जैसे जो हमारे मित्र हैं गौरव, उनके बेटा हुआ तो उसका, और गौरव की पत्नी का नाम ज्योति है जो हमारी बहन हुई, तो उनके बेटे का नाम है अनहद ज्योति। और फिर बिटिया हुई तो उस बहुत सुंदर प्यारी सी है, तो उसका नाम है सुहासिनी गौरव। जो हमारे छोटे भाई हैं अभिषेक, उन्होंने ये कहा, अभिषेक और प्रीति ने। तो इत्तेफाकन जब वो फ़ोन पे ये कह रहे थे, तो मेरा जो घर है उसमें जो सबसे बड़ा कमरा है वो लाइब्रेरी है, बड़ा सा हॉल है जिसमें दोनों तरफ किताबें रखी हुई हैं अलमारियों में। तो बोल रहा था, तो मैं ऐसे ही, आपको दिखता है ना शीशा है कि ये किताब, फिर आपको ध्यान आता है यार ये किताब तो अधूरी रह गई, ये किताब तो बहुत पहले पढ़ी थी, ये तो पढ़ ही नहीं पाए, इसको पढ़ने में कितने मज़े आए थे। तो मैं गुजर रहा था तो वेदों पर एक टीका रखी हुई थी, उसको पलटने लगा। फ़ोन पे आप बात कर रहे हो, या फ्लिपिंग थ्रू पेजेस, और जब आप ये किताब पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा आह्लाद तब होता है जब कोई बड़ा जाना चीन्हा सा अक्षर या शब्द या श्लोक या कविता या प्रोज का पीस आ जाए। तो एक उसमें वो मुझे दिखा पीस, और उससे मुझे नाम मिल गया। जो आप बोले ना, किताबों की तरफ लौटते हैं तो हमेशा बहुत योजना बना के नहीं लौटते हैं। अभिषेक और प्रीति के बच्चे का नाम है सद्गमय अभिषेक, क्योंकि मैंने जो श्लोक पढ़ा वो था अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब होता क्या है, कहीं किसी मंच पर ये बात बोल देता हूँ ना, उसके बाद इनबॉक्स में हमारे बच्चे का नाम रख दीजिए, वो वाले मैसेज बहुत आते हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, हमेशा योजना बना के जो पढ़ा है उसमें दाखिल नहीं हुआ जा सकता। और कभी ये वरदान मत मांगना देवी कि जो कुछ आप पर बीता है, आपकी नज़र पर बीता है, वो सब का सब याद रहे, क्योंकि जो भीतर ये शोधन है, ये फिल्टरिंग का कारखाना है, ये बड़ा कारगर है। ये अपने मतलब की चीज़ें याद रखता है, बाकी को निकालता रहता है, वरना बड़ा बोझिल हो जाए। सब कुछ याद रखना यंत्रणा भी हो जाता है। तो मनुष्य को स्मृति का वरदान है और मनुष्य को विस्मृति का भी वरदान है, ये अभिशाप नहीं है। हम अपने घर से चीज़ें निकालते हैं, दुनिया अपनी देह से सड़े गले पत्तों को, चाहे वो इंसान के हों, चाहे जानवर के हों, चाहे पेड़ के हों, निकालती रहती है ना। दिस इज़ हाउ दिस वर्ल्ड फंक्शंस। तो वो किताबों में भी, तो इतना बी काइंड टू योरसेल्फ, याद रहे नहीं तो। थैंक यू सो मच। और अब सवालों को यहीं रोकते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो भूख लगी थी सर। बस जाते जाते, क्योंकि कौशल लिटरेचर फेस्टिवल में आए, लखनऊ आए, लखनऊ में लोगों से बहुत प्यार है, बहुत आपका कनेक्शन रहा है। तो अगर मैं सौरभ जी आपसे पूछूं, व्हाट इज़ योर अवध कनेक्शन, अगर आप 2 से 3 लाइन में ये बता पाएं, व्हाट इज़ योर अवध कनेक्शन? लखनऊ वो शहर है जिसकी वजह से मैं अनाथ नहीं हुआ हूँ। लखनऊ वो शहर है जिसमें मैं पहली बार
1998 के आखिरी महीने में दाखिल हुआ था, क्योंकि मेरे पिता एक अस्पताल में भर्ती थे और ज़िंदगी को जकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मौत से जूझ रहे थे। लखनऊ वो शहर है जहाँ मैं जब उतरा ट्रेन से तो एक बोर्ड सामने दिखा जो उस वक्त मुझ पर हंसता सा दिख रहा था, और बाद के दिनों में उसको ध्यान कर मैं अक्सर हंसा। उस पर लिखा था मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन मैं मुस्कुरा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पिताजी बहुत क्रिटिकल थे। और लखनऊ वो शहर है जहाँ के डॉक्टरों ने, जहाँ के तीमारदारों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, जहाँ के एक हॉस्पिटल ने, KGMC ने मेरे पिता को एक नया जीवन दिया। तो जब भी मैं लखनऊ के बारे में सोचता हूँ, सबसे पहले वो दिन जब हम इस शहर में भटका करते थे एक अनिश्चितता के साथ। मेरी उम्र 15.5 बरस थी तब, और दुख की एक ये, इट इज़ वेरी पर्सनल, आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर इट और नॉट। दुख की एक बात होती है कि वो उस वक्त पर नहीं आता है जब पटकथा के हिसाब से उसे आना चाहिए। वो भीतर जमा होता रहता है। ऐसा लगता है कि किसान को 2 फसली सीज़न के बाद बिटिया विदा करनी है तो उसने एक अन्नागार बना रखा और वहाँ वो अपनी मसूर या अपने चने की भरसाण कर रहा है कि उस सीज़न में बेचेगा। दुख भी ऐसे ही जमा होता रहता है। और मैं अपने आप से ये सवाल पूछता था कि मेरे पिता इतने बीमार हैं, जितने वो बीमार हैं मैं उतना दुखी दिख क्यों नहीं रहा हूँ क्यों नहीं? क्योंकि एक सन्नाटे में से जी रहा होता था। बड़ा अवास्तविक सा लगता था कि मेरी नज़र में दुनिया का सबसे ताकतवर पुरुष बिस्तर पर इतना कमज़ोर कैसे दिख सकता है। पर लखनऊ वो शहर है जिसने मेरे पिता को उनकी शक्ति, इंसान के रूप में उनकी अवधि, उनका सम्मान लौटाया। इसलिए जब भी कोई मुझसे पूछता है, और उसके बाद फिर मुस्कुराने की बहुत वजहें थी लखनऊ ने। मेरे दोस्त हैं, हिमांशु वाजपेयी हैं, अभिषेक हैं, कितने ही मित्र हैं जो यहाँ मुझे मिले इस शहर में। अब स्वाद का मैं लगभग गुलाम हूँ, और जो आहा लपलप संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए लखनऊ में बहुत सारे उनके फेवरेट स्पॉट हैं, उनके तीर्थ हैं यहाँ पर अवध में। जी। भाषा के स्तर पर जो सिलेबस से इतर हम पहली कविता याद करते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग, वो तुलसीदास जी की चौपाइयाँ होती हैं। जी। तो अवध का तो आकाश इतना बड़ा है कि सब गरुड़ पक्षियों की सब उम्र बीत जाएं तो भी हम उसका एक कोना भी ना नाप पाएँ। पर लखनऊ मेरे लिए कृतज्ञता है। लखनऊ मेरे लिए एक ऐसा शहर है जिसने मेरे आसमान को इंटैक्ट रखा। वाह। और हर पक्षी के लिए बड़ा ज़रूरी है वो कितना भी उड़े कि उसे आभास रहे कि उसके सर के ऊपर एक नीली छतरी है। बहुत खूबसूरत। और अब लखनऊ से एक और कनेक्शन है कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का। थैंक यू वेरी मच सौरभ जी इतना समय देने के लिए। और ये भीड़, ये तालियां गवाह हैं कि ये एक सफल आयोजन है, और इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं इस फेस्टिवल के फाउंडर प्रशांत कुमार सिंह जी को। मैं चाहूंगा प्रशांत जी आप डायस पे आएं और सम्मानित करें, थैंक्स कहें सौरभ जी को। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Prashant Kumar Singh, the festival founder. दोस्तों, पिछले कई वर्षों में आप लोगों ने सौरभ जी का काम देखा है और अनगिनत फैन इनके यहाँ उपलब्ध हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि हिंदी पत्रकारिता के आकाश पे चमकता हुआ वो सितारा है सौरभ भाई जो दिन में भी चमकता है। और अभी पिछले 1.5 घंटे में हमने देखा कि एक सूरज वहाँ चमक रहा था और एक सितारा इस मंच पे प्रकाशमान था। सौरभ भाई, इसके साथ ही कुछ और साझा करना चाहूँगा। हमारे और आप में
कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं। हमारी स्कूलिंग एक ही जगह से हुई है, मैं भी कानपुर से पढ़ा हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय के हम एल्यूमनी हैं, बट द सिमिलरिटी एंड्स देयर। और हमारा आपका साथ पिछले 7-8 वर्षों का है। जब साहित्य आज तक दिल्ली में हुआ है, प्रगति मैदान में भी और नेशनल स्टेडियम में भी, तो मैं 7-8 वर्षों से वहाँ जाता हूँ। लल्लन टॉप अड्डा मैंने हर बार देखा है। तो ये गर्व का क्षण है मेरे लिए कि जब हम सौरभ भाई को मंच पे देखते थे और हम दर्शक बने रहते थे, आज हम दोनों लोग इस मंच पे एक साथ हैं। दोस्तों, ज़ोरदार तालियों से एक बार फिर सौरभ भाई का अभिनंदन करें। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि लखनऊ की आवाम ने आपको आज पहली बार सुना है और मैं चाहूँगा कि हर वर्ष ये आते रहे और लखनऊ के आवाम का इसी तरह मनोरंजन करते रहे। सौरभ भाई। प्रशांत जी, if you could please do the honors. ख़वातीन और हज़रात, सौरभ द्विवेदी, जोरदार तालियां। अवध की शान दुनिया में मशहूर है और इस अवध की शाम में ये हमारा आज का आखिरी स्पीकर सेशन खत्म हुआ है और क्या खूबसूरत अंजाम इस सेशन का रहा, बहुत खूबसूरत। अमिताभ सर, कैन वी हैव यू ऑन द डायस प्लीज। अमिताभ सिंह बघेल हमारे फेस्टिवल डायरेक्टर, ये वो दो लोग हैं जिनकी मेहनत की वजह से आज हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने सौरभ जी को आज यहाँ लाइव सुना है। कहाँ देखना है, इधर कि इधर? इधर? अरे हम फलाने जी थोड़ी है, हमको पता हो कैमरा कहाँ है।